अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर के बारे में आपको पता होगा कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, अपने अंदर करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये डिवाइस रजिस्टर है। ठीक है, तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर करंट के फ्लो को रोकता रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जो अपने अंदर करंट के फ्लो को रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आर से। ठीक है, और अगर आपने मैथमेटिकली देखना है तो मैथमेटिकली हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। ठीक है, तो वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई यहाँ पे क्या है, करंट। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट डिफिनीशन होगा वो ये होगा कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर करंट के फ्लो को रोके रखे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो अंदर कि वो करंट के फ्लो को रोके रखे, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर हम रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। ठीक है, तो वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई यहाँ पे क्या है, करंट। ठीक है, तो ये कहाँ से है आपको मैं बता देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है। ठीक है, और ये कंडक्टर जो हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसको पॉजिटिव के साथ यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इस सर्किट में फ्लो होके यहाँ से क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल भी अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर को, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट आई प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसके रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं वी डिवाइड बाई आई। ठीक है, कि आपने जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, आपने जितना पोटेंशियल दिया और उसमें से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ उस सर्किट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। अच्छा, फिर अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए वी डिवाइड बाई आई। तो वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, और आई करंट, तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओहम। ठीक है, और ओहम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वी नो दैट द रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन जो है वो क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में उसमें हमने क्या पढ़ा था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन ए। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ पे आप देख लें, वी आल्सो नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, हमें पता भी है कि यहाँ पे हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये किसकी इक्वल होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होती है वी डी इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एम एल टू टाउ। ठीक है, ये चीज़ में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ दरमियान जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वी डी है ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एम एल एन टू टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे करंट में क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू वी डी की जगह ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ई वी डिवाइड बाई एम एल। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, वी डी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई वी डिवाइड बाई एम एल। ठीक है, टाउ ई वी डिवाइड बाई एम एल इंटू टाउ, और यहाँ पे ई एन ए यहाँ पे भी है तो यहाँ पे ई एन ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एम एल
टाउ ई एन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम यहाँ पे ई भी है, यहाँ पे भी ई है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ई है, एक ई यहाँ पे है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हम एन को यहाँ पे लेके आएँ तो एन यहाँ पे इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ, तो यहाँ पे देख ले एन ई स्क्वायर टाउ ए डिवाइडेड बाई एम एन एन टू वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसकी की है मैंने। इसको मैंने किस तरह से लिखा है कि यहाँ पे ई को ई के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एन को यहाँ पे लेके आया, तो एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, यहाँ पे देख ले एन ई स्क्वायर टाउ ए वी डिवाइड बाई एम एल, ठीक है। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसकी चेंज कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए वी डिवाइड बाई एम एल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वी डिवाइड बाई आर को निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से वी डिवाइड बाई आर को फाइंड करना चाहूँ तो वी डिवाइड बाई आर को हम यहाँ पे किस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एम एल को इस तरह साइड पे लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे जो एन ई स्क्वायर टाउ एन टू ए है इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस चीज़ को फाइंड कर सकेंगे, वी डिवाइड बाई आई को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे वी डिवाइड बाई आई को किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे वी, यहाँ पे इन बोथ साइड को आई से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू ये यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एन टू ए। तो यहाँ पे हम देख लें वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एन टू ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी डिवाइड बाई आई, तो आपको मैंने क्या कहा है कि वी डिवाइड बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। वी डिवाइड बाई आई हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास यहाँ पे आया है वी डिवाइड बाई आई, ठीक है। तो वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ एन टू ए। तो वी डिवाइड बाई आई यहाँ पे किसकी इक्वल है, अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे वी डिवाइड बाई आई ये है, ठीक है, वी डिवाइड बाई आई है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, यहाँ पे है वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के यहाँ पे ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो किसकी इक्वल है, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की अपनी कुछ वैल्यू होगी, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख लें कि इस रिजल्ट से आपको एक बात पता चली होगी, ये रिजल्ट कहाँ से आया है, वी डिवाइड बाई आई, यहाँ पे आप देख ले आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वी डिवाइड बाई आई, और वी डिवाइड बाई आई किसके इक्वल है, आर के। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ रहा है, ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, ठीक है। तो आर हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले कि हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले implies that resistance depend upon these quantities। यहाँ पे आप देख लें कि m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कांस्टेंट, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, e यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है, टाउ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, तो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इनटू टाउ, ये यहाँ पे क्या है, अगर आप इन फंक्शंस को देख लेंगे, m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये टर्म्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि m यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कांस्टेंट होता है, n यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कांस्टेंट होता है, e यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी कांस्टेंट होता है, t यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, तो वो भी क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इनटू टाउ, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आप देख ले एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो एल डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगे, एल डिवाइड बाई ए हमारे पास क्यों कांस्टेंट नहीं होगे, यहाँ पे आप देख ले अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक कंडक्टर है और आप इस कंडक्टर को हीट देते हो, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी,
इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉपर है, ठीक है, और उस कॉपर को आप हीट करते हो, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब उसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो इसका एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल और ए जो है ये क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो इन कॉन्स्टेंट्स की जगह हम यहाँ पे एक और टर्म लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे रो, ठीक है। और वो क्या, रो क्या होती है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो इन कॉन्स्टेंट्स की जगह हम एक और कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, रो को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख लें m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टिविटी रो के इक्वल होता है। रेजिस्टिविटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, इसकी जगह हम यहाँ पे रो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रो आ जाएगा, इसकी जगह रो, ठीक है, और l डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे आप देख ले रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या करना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इन टर्म्स की जगह हमने रो पुट करना है रेजिस्टिविटी, और एल डिवाइड बाय ए अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अच्छा, तो रो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ठीक है। लेकिन ये भी बात याद रखें कि यहाँ पे जो ये रो है रेजिस्टिविटी, ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एक हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास अदर कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमारे पास ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक दूसरे कांस्टेंट होते हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होते, वो किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी रो, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट तो है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है, यहाँ पे आप देख ले, रो हमारे पास किसकी इक्वल है, यहाँ पे m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, ये मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, यहाँ पे आप देख ले m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे इन कॉन्स्टेंट्स को मैंने क्या नाम दिया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, रो इज इक्वल टू m डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टिविटी जो है ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मास, एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज नहीं होता। ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी कांस्टेंट होता है, वो भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और टाउ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर का मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसको आप टेम्परेचर देते हो, तो इसमें से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एटम्स होंगे, ठीक है, उनमें से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होंगे, ठीक है, और इसमें से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके नंबर्स बढ़ जाएँगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो बहुत तेज़ जो है भागेंगे इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। उनकी जो मोशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की इस कंडक्टर के अंदर, वो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मोशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होंगे, एटम्स के साथ जब कोलाइड होंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि उनका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसको हीट अप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत तेज़ भागेंगे इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बहुत तेज़ भागेंगे, तो वो जब बहुत तेज़ भागेंगे तो वो एटम्स के साथ बहुत जल्दी टकराएंगे, ठीक है। तो उनको जो रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वो बहुत तेज़ भाग रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, ठीक है। जब बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे तो उनको जो रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा वो कम होगा, ठीक है। मतलब उनको रिलैक्सेशन टाइम उनके लिए कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें m तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, e कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन n और टाउ ये किस चीज़ डिपेंड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इसको हम रेजिस्टिविटी को हम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n हमारे पास बढ़ जाता है और रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं और रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टिविटी जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है, इसके बाद बाकी मैंने क्यों नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड कोलिजन बिटवीन कर्नल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अकर इज लेस मिक्स एंड लेस रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत तेज़ यहाँ पे भागेंगे, उनकी मोशन बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर वो बहुत तेज़ भागेंगे तो उनका जो एटम्स के साथ कोलिजन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, कि अगर आपके पास यहाँ पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो अगर आप इनको हीट अप करोगे, इनका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत तेज़ भागेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब ये बहुत तेज़ भागेंगे तो इनका जो कोलिजन होगा एटम्स के साथ वो भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम मिलेगी इलेक्ट्रॉन को वो क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम इनकी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो कोलिजन के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ भागेंगे तो उनको रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी एटम्स के साथ टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की चेंज करने से एन भी चेंज होता है, टॉ भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल क्या किया कि हमारे पास इन इस m डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ, इसकी जगह मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे एक रेजिस्टिविटी का टर्म लिख देंगे जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। और इलेक्ट्रिकल सॉरी हमारे पास रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा था रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओहम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है।